चलो बच्चों, अब हम कक्षा 11वीं का तीसरा चैप्टर मांग का 3.9 पढ़ेंगे। मांग के सापेक्षता के बारे में। मांग को असर करने वाले परिबलों में परिवर्तन करने से मांग में होने वाले परिवर्तन का मांग के सापेक्ष दर्शाता है। यह मांग आधारित परिबल है, यह स्वतंत्र परिबल नहीं है। व्यक्ति द्वारा वस्तु की मांग पर आधारित व्यक्ति की वस्तु के संदर्भ में पसंद की आय और कीमत पर रहता है। इनके परिबल के अनुसार मांग के सापेक्ष कहते हैं। मतलब कि मांग का सापेक्ष अर्थात क्या कि अगर व्यक्ति की, चाहे जनता की, लोगों की अगर डिमांड ज़्यादा है तो कीमत में वृद्धि होती है। कोई भी चीज़ वस्तु की अगर मांग ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक उसकी क्या वृद्धि हो जाती है, कीमत में क्या भाव में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या क्या करता है, मांग के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए तो मांग के मूल्य सापेक्ष के बारे में पढ़ते हैं। मांग का मूल्य सापेक्ष क्या है उसके बारे में। मांग के मूल्य सापेक्ष में मांग के नियमों के अन्य परिबलों की स्थिर होता है। कीमत में कमी होने पर मांग के विस्तार और कीमत में वृद्धि होने पर मांग के में संकुचन होता है। इस प्रकार की कीमत में मांग के बीच व्यस्त संबंध है। यह मांग के नियम को स्पष्ट करता है, किंतु कीमत में होने वाले परिवर्तन तो मांग के कितना परिवर्तन करेगा उसको समझ मांग के नियम नहीं देता। जिसे वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप में मांग में जो परिवर्तन है उसे समझने मांग के मूल्य के सापेक्ष है। कहने का मतलब कि मांग के सापेक्ष का मतलब क्या है कि अगर कीमत के अंदर मांग होगी तो अगर कोई भी चीज़ या वस्तु की मांग होगी तो उसका क्या होगा, अगर कीमत का विस्तार होता है मतलब बड़ा होता है, भाव बढ़ता है। अगर क्या कीमत सस्ती होगी तो मांग क्या होता है, कीमत अगर महंगी हो तो मांग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ महंगी हो तो खरीदने वाले कम लोग होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, उसका क्या संकुचन होगा। अब BMW ले लो, सब लोग नहीं, उसकी क्या कीमत ज़्यादा है तो मांग कम है। जबकि क्या टाटा नैनो है तो उसकी क्या कीमत कम है तो क्या मांग ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से होता रहता है। ठीक है, अब हम देखें तो मांग के मूल्य सापेक्ष का अर्थ। तो मांग के मूल्य सापेक्ष किसी भी वस्तु की कीमत में मांग के बीच अनुपाती संबंध हो तो उसे क्या सोदाहरण सूत्र के द्वारा निश्चित करेंगे। मतलब किसी भी मांग की मतलब क्या, जो मांग का मूल्य सापेक्ष उसकी कीमत पर आधारित होता है। मतलब कीमत सही होता है, मांग जैसी होगी उसकी कीमत वस्तु की वैसी होती है। इस सूत्र के द्वारा अगर समझे तो सूत्र लिया, मांग का मूल्य सापेक्ष माल का प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग जितना होगा उतनी कीमत में परिवर्तन होती है, ऐसा दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप आपको दिए एक्स वस्तु की 1% कीमत है, मांग क्या है 5%। दोनों सूत्र में रखो तो 5/1 रखो, भाग कर तो क्या 5 ही आएगा। ये इस प्रकार का दिया हुआ। नोट के लिए मांग के सापेक्ष शुद्ध अंक को दर्शाया जाता है, जैसे इसे प्रतिशत के लिए किग्रा या मीटर जैसे वस्तुओं से दर्शा सकते हैं हम लोग। ठीक है, मांग के मूल्य सापेक्ष की व्याख्या, माल के मूल्य सापेक्ष की व्याख्या जैसा अनुसार प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं इसके बारे में। तो मांग के मूल्य सापेक्षता को समझते हुए कहते हैं कि वस्तु की मांग के मूल्य सापेक्ष या अधिक होने वाले आधारित कीमत में बढ़ोतरी हो तो परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन अधिक होता है या कम होता है। इसके लिए क्या परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला कमी या अधिक या कमी उस पर असर करता है। मतलब कि वो डायरेक्ट वही बात है कि वस्तु की कीमत अगर सस्ती है तो खरीदने वाले लोग ज़्यादा ही हो गए, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए माल के मूल्य सापेक्ष के प्रकारों को मुख्य रूप से क्या 5 प्रकार के दिए गए हैं। पहला दिया आपको कि संपूर्ण मूल्य की मांग, फिर दूसरा दिया संपूर्ण मूल्य की अनपेक्षा मांग, इकाई की सापेक्ष मांग, मूल्य की मांग और क्या मूल्य अनपेक्षा मांग, इस तरह से दिए गए। तो आप देखेंगे इसके अंदर आगे तो पहला देखें तो संपूर्ण मूल्य सापेक्ष की मांग, संपूर्ण पूरा मूल्य के सापेक्ष की मांग हो। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर देखना चाहे तो y और x दिया है और वो दिया है। ठीक है, y और x पे ऊपर दिया हुआ। इस प्रकार से अगर तो क्या होगा, एक अक्ष पे क्या वस्तु की कीमत दर्शाएंगे, y अक्ष पे क्या x अक्ष पे वस्तु की मांग दर्शाएंगे, y अक्ष पे वस्तु की क्या कीमत है। दोनों में आप देख सकते हैं कि समान दिया गया है, डी समान दिया गया। तो मतलब ये दोनों के अंदर भाव के अंदर क्या समानता दर्शाई जाती है। आप दूसरा देखें तो संपूर्ण मूल्य अनपेक्षा मांग, अनपेक्षा दी होती है तो उसमें भी एक्स वाई दर्शाया जाता है। वस्तु की मांग होती है, वस्तु की कीमत होती है, परंतु क्या होता है इसमें खड़ी रेखा दर्शाए। संपूर्ण मूल्य अपेक्षा की मांग संपूर्ण रूप से क्या बराबर है, खड़े रूप में। मतलब पहले क्या था, मांग और कीमत ज़्यादा थी। अगर मांग ज़्यादा, अगर मांग कोई वस्तु की चीज़ की मांग ज़्यादा है तो कीमत क्या उसके में क्या
कम हो गई ऐसा मान सकते हैं। और कभी कभार कीमत कम हो जाती है तो मांग भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये दोनों एक ही तरह दर्शाते हैं। इस प्रकार का दर्शाने के लिए इसका क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप लोग तीसरा पॉइंट में अगर देखने जाए तो तीसरे पॉइंट में इस तरह से जाए कि इकाई के मूल्य के सापेक्ष मांग के बारे में समझें। तो इकाई के सापेक्ष मूल्य के बारे में आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे y और x आपको दिया गया, y और x दिए गए, y x को देखिए वो दिया गया आपको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया गया, P1 P और यहाँ पे M1 M, तो P1 से M1 और P1 से M1। ठीक है, PM P1 P, तो इस तरह से क्या इसको ऐसा रखेंगे तो आप देखेंगे क्या वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, कीमत घट रही है। क्या होगा, कीमत घट रही है। तो इस प्रकार से क्या माल जो चीज वस्तु है उसकी डिमांड क्या कम हो रही है, ऐसा दर्शाने के लिए इसको दर्शाया जाता है। अगर हम तीसरा देखने जाए, चौथा मूल्य के सापेक्ष की मांग मतलब वृद्धि और कमी है दर्शानी, तो इसके अंदर देखेंगे y और x दिया है, जो वस्तु की कीमत स्क्वायर का वस्तु की मांग वस्तु की कीमत दी है। यहाँ पे P और P1 M और M1, तो P और M के साथ जोड़ेंगे और P1 और M1 के साथ। आप देखोगे पहले कमी थी, अब क्या होगी, वृद्धि होगी, तो धीरे धीरे क्या ये बढ़ रहा है ऐसा दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे देखने जाएंगे तो इसके अंदर दिए गए हैं आपको मूल्य के सापेक्ष के बारे में कि मूल्य अनुपात सापेक्ष के बारे में, तो इसके अंदर भी दिया गया था। इसके अंदर भी आप देखो तो इसके अंदर क्या y और x दिया है, वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत P1 P2। तो ऊपर की साइड में देखो, ऊपर की साइड में क्या भाव क्या कीमत बढ़ रहा है, ये कीमत बढ़ रहा है और मांग घट रही है, ऐसा दर्शाने के लिए इसको क्या बताया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब हम पढ़ेंगे मांग की आय के सापेक्ष के बारे में। जिस प्रकार मांग की आय के सापेक्ष में वस्तु की कीमत के कारण किसी भी प्रकार के आय सापेक्ष ग्राहक के रूप में व्यक्ति की आय के कारण अर्थात तो मांग की आय के कारण सापेक्ष उपयोग में व्यक्ति की आय में होने वाले वृद्धि या कमी के साथ। और इसमें क्या बताना चाहता है कि जो मांग है कब बढ़ती है, तो किसी व्यक्ति अगर काम धंधा करते हैं और उनकी सैलरी अगर बढ़ जाती है, वेतन बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति की मांग बढ़ जाती है। पहले वो 1 किलो चावल में ही गुजारा कर लेता, आज 50 किलो चावल लेता, क्यों, उसकी क्या सैलरी बढ़ गई, इसलिए क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। मांग की आय की सापेक्षता का अर्थ क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्यक्ति के आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात में वस्तु या मांग की आय का सापेक्ष कहा जाता है। मतलब वस्तु के अंदर प्रतिशत में परिवर्तन हो, अच्छा मांग में प्रतिशत में परिवर्तन हो, तो उसको क्या सापेक्ष क्या आय का सापेक्ष रूप से कहा जा सकता है। इसमें सूत्र दिया है, आप सूत्र देखेंगे कि मांग की आय सापेक्ष, अब उसका दिया वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और व्यक्ति के आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन भाग 2, तो उससे क्या आ जाएगा। अब देखने मांग की आय में सापेक्ष के प्रकारों के बारे में पढ़े। तो पहला क्या, हकारात्मक धन्य आय सापेक्ष के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि ग्राहक के रूप में व्यक्ति की आय में होने वाली बढ़ोतरी होने से वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हो अथवा तो आय में कमी होने से वस्तु की मांग में कमी हो तो उसे धन आय कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर माना कि आप वस्तु ग्राहक के रूप में जो है, अगर ग्राहक में बढ़ोतरी, कोई चीज़ वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक बहुत सारे आ रहे हैं, रोज के 100 जाने आ रहे हैं, तो वस्तु भी क्या 100 रखनी पड़ेगी। अगर माना कि ग्राहक नहीं आ रहे तो वस्तु भी कम रखनी पड़ेगी, उसका धनात्मक कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें ए दिया गया है कि इकाई के आय के सापेक्ष मांग में जिसका 1 होता है, ठीक है, EY सिग्मा व्यक्ति की आय में होने वाले परिवर्तन वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन समान होते हैं। मतलब इसमें दोनों समान, वस्तु में भी खरीदने वाला भी कम और बेचने वाला भी कम माल रखता है तो उसको समान होगा। इसमें दूसरे में क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। अगर खरीदने वाले ज़्यादा और क्या होगा, खरीदने वाले ज़्यादा होंगे अब क्या वस्तु कम होगी, और दूसरे में क्या होगा कि वस्तु ज़्यादा होगी मांग कम होगी। इन तीनों में इस तरह से बताता है। देखिए अगर आगे देखें तो नकारात्मक आय सापेक्ष मांग के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राहक के रूप में व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होने से वस्तु की मांग में घटने अथवा तो व्यक्ति की आय में कमी होने से वस्तु की आय में मांग बढ़ने, तो ऐसे मांग में नकारात्मक आय सापेक्ष मांग कही जाती है। तो इसमें क्या है कि इसमें सीधी सी बात है कि अगर व्यक्ति की आय कम होती है, सैलरी अगर कम होगी, ठीक है, तो व्यक्ति क्या होगा कि खरीदेगा नहीं कोई चीज़ वस्तु, तो उसके ऑटोमेटिक क्या होकर मांग में कमी हो जाती है। अगर व्यक्ति की वेतन कम होता है तो मांग में भी कमी होती है, जिसको क्या ऋणात्मक माइनस में गिना जाता है। ठीक है,
आगे देखें तो शून्य आय सापेक्ष मांग के बारे में। शून्य आय जो सापेक्ष उसके लिए, तो ग्राहक रूपी व्यक्ति के आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन ना हो तो ऐसे वस्तुओं की मांग में शून्य आय सापेक्ष मांग कही जाती है। सामान्य आर्थिक पर सस्ती वस्तुओं की मांग शून्य आय सापेक्ष मांग होती है। जैसे नमक, पौष्टिक कार्टिंग, दिया चलाई, मतलब कोई क्या आता है कि डिमांड बहुत शून्य होती है, उसमें कभी कमी नहीं आती। गरीब वर्ग हो कि सामान्य वर्ग हो कि मध्य वर्ग हो कि धनिक वर्ग हो, सबके लिए जरूरी है। जैसे नमक है, दिया सलाई है, ठीक है, बॉल पेन है, ऐसे जो चीज़ें उसको खरीदे या ना खरीदे कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको समानता रूप से क्या गिना जाता है, ठीक है। इस प्रकार के होते हैं। अब हम अगर देखने जाए तो मांग के सापेक्ष के बारे में अगर पढ़े तो मांग के सापेक्ष, तो मांग के प्रति मूल्य सापेक्षता, ठीक है। उसके अंदर दो प्रकार की वस्तुएं, स्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं कि यदि वस्तु के विकल्प रूप से उपयोग में लिए जाए तो ऐसी वस्तुओं की स्थापन वस्तु कही जाती है। सामान्य रूप से इसमें एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु उपयोग में ली जाए। तो आप देख सकते हैं कि एक वस्तु का आपको दे दे, उसके अलावा और भी वस्तुएं हैं और उसमें से कोई एक वस्तु यूज करते हो तो आपको क्या होता है स्थापन के बदले। मतलब साबुन तो बहुत सारे, उसमें आप लाइबल साबुन यूज करते हो तो स्थापन वस्तु होती है। पूरक वस्तु मतलब एक जैसे, दोनों एक जैसे, उसमें से कोई एक वस्तु आप चुनते हो, ठीक है, तो उसको क्या पूरक वस्तु के रूप में गिना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से साबुन के उदाहरण लो तो साबुन में बहुत सारे, बस कोई उसमें से कोई एक साबुन लिया जाए तो उसको उसका पूरक कहते हैं। कि लाइबो है तो लाइबो अलग अलग कलर का आता है, अगर है तो एक ही तो उसको क्या पूरक वस्तु के रूप में गिना जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म।